मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, महान क्रांतिकारी वीरों की जीवनी से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने अंबाला घरेलू हवाई अड्डे के निर्माणाधीन स्थल का किया दौरा। अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, 15 अगस्त को अयोध्या के लिए शुरू होगी पहली फ्लाइट। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा, स्वामित्व हस्तांतरण नीति के तहत 30 सितंबर तक पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट चर्चा पर दिया जवाब। कहा, बजट में सबका साथ सबका विकास की सोच समाहित। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री सबसे पहले श्री तारा बाबा कुटिया में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे गुरुद्वारा चिल्ला साहिब पहुंचे और अरदास की। साथ डेरा बाबा भूमन शाह में उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस धरा पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हों और जहां उन्होंने 40 दिन तपस्या की थी, उस गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब पहुंचकर मत्था टेका और अरदास की। उन्होंने कहा कि वर्षों से श्रद्धालुओं की मांग पर हमारी सरकार ने आज करीब 70 कनाल 7 मरले भूमि गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम की है। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हों और जिन्होंने इस भूमि के ऊपर 40 दिन रह करके यहाँ तपस्या की हो, उस भूमि के ऊपर एक भव्य गुरुद्वारा चिल्ला साहिब उनकी याद के अंदर यहाँ स्थापित हो, तो ये श्रद्धालुओं की भी लंबे समय से एक मांग थी कि जिस इस भूमि के ऊपर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है और जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े हों, हमने ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया कि इस भूमि को गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम सह सम्मान को दी जाएगी। और आज यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इस अवसर पर सिख संगत ने सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज सरसा विखे गुरुद्वारा बादशाही पहली चिल्ला साहब विखे जो 77 कनाल जमीन गुरुद्वारा साहब को सरकार वालों दी गई है, क्योंकि बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव साहब जी इत्थे आए सन। सारिया संगतां उन्होंने धन्यवाद वास्ते पुरजोर स्वागत कर रही हैं। बहुत ही धन्यवाद नायब सिंह सैनी जी का। वैसे हरियाणा सरकार ने बड़ी कृपा की और नायब सिंह सैनी ने वो जमीन गुरुद्वारा साहब के नाम करवा के ते संगतां दा मन नूं बहुत वड्डा सुख पहुँचाया। ते सारी संगत उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी आ कि अज उन्होंने असीं उन्होंने सन्मान धन्यवाद करन दे। वहीं मुख्यमंत्री ने डेरा बाबा भूमन शाह में आयोजित कार्यक्रम में शहीद उधम सिंह को याद करते हुए कहा कि ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों की जीवनी से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीद उधम सिंह जी को आज उनकी शहीदी दिवस के ऊपर नमन करता हूं, उनको याद करता हूं और ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के जीवन से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बानी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नारायणगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ हलके की सभी ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए और नगर पालिका को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करीब 200 से अधिक लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकांश के निपटान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके द्वारा दिए गए एक एक दस्तावेज का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। आपकी शिकायत के निवारण की प्रक्रिया किस स्तर पर है, इस बारे में मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से कहा कि वे अपने गांव की कोई भी एक प्रमुख मांग लिख कर दें, उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ में 100 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कल हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने अंबाला घरेलू हवाई अड्डे के निर्माणाधीन स्थल का दौरा किया। इस दौरान पूर्व गृह व स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज भी उनके साथ थे। इस मौके पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ साथ संबंधित एजेंसियों से निर्माण कार्य की प्रगति जानी और उन्हें निर्देश दिए कि वे बेहतर समन्वय बनाकर दिन रात काम करवाकर कार्य को पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को वे दोबारा से जायजा लेंगे और यहां पर पानी, बिजली, सीवरेज या अन्य संबंधित जो भी कार्य हैं वे सभी पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजी से अंबाला के घरेलू हवाई अड्डे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और अगस्त महीने से ही यहां से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट शुरू होगी। हम पूरी तन्मयता से, बड़ी तेजी से यहाँ से अंबाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज सब चीज़ें पूरी हो जाएं, ताकि हम इसी महीने में यहाँ से जो डोमेस्टिक हमारा जहाज़ है वो अयोध्या के लिए उड़ा सकें। जो लेबर है वो यहाँ से आउट होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी। और ये जो रोड बन रही है ये भी, और ये जाकर वो दीवार का जो बेल कंपनी वालों से भी हमने बात की है कि तुरंत उस सर्किट को हटाएं ताकि वहाँ गेट लग के और ये सारा काम हो। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाला छावनी में अनेक विकास कार्य परियोजनाओं का तोहफा देने का काम किया है। इन परियोजनाओं में सिविल एनक्लेव परियोजना भी एक अहम तोहफा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि 15 अगस्त तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल हरियाणा, अंबाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अंबाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं, हमने एक एक डिपार्टमेंट से बात करके पूछ लिया कि पूरी तरह से ये 15 अगस्त तक तो तैयार हो जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 वर्ष से अधिक अवधि से किराया, लीज, तय बाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आवेदन करने की समयावधि 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों के लिए बनाई गई विशेष नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्थान के कब्जे में अपनी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए अथवा लीज के माध्यम से बेचने के लिए लंबित आवेदन पर निर्णय लेने और पोर्टल पर नए आवेदन की अनुमति देने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि के पश्चात समय की कोई छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए या पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्रावधान है। संसद के मॉनसून सत्र के 8वें दिन आज लोकसभा में रेल और शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग करवाई गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में सबका साथ, सबका विकास की सोच के साथ प्रावधान किए गए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 2024-25 का शिक्षा बजट बढ़ाया गया, साथ ही स्वास्थ्य बजट को भी 74,000 करोड़ रुपए किया गया है। 25 खनिजों में हमने कस्टम ड्यूटी खत्म की है, जिससे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा। IMF ने भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। IMF के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान 16% है। उन्होंने बताया कि कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अधिक टैक्स के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार के विशेष प्रयासों से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। That our policy is to make youth competent, saksham. For that, we also have brought in this time a package of 5 schemes providing employment in 3 and 1 for skilling and 1 for internship. This package, we hope, together with also 48 crore mudra loans worth 25 lakh crore which have been dispersed, where now we want to increase the 10 lakh limit to 20 lakh. All these put together, we expect there will be a big difference in terms of skilling and internship and for job creation. पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983 बैच की IAS अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रीति सूदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 1 अगस्त को कार्यभार संभालेंगी। प्रीति सूदन डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने आज रोहतक में आयोजित स्कूल प्रबंधन समिति प्रशिक्षण व सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों से संवाद किया और सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मेलन में प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में करीब 25 लाख विद्यार्थियों को संस्कारमय शिक्षा देकर सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। परिणाम स्वरूप आमजन का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों के साथ साथ हर स्कूल में बनी स्कूल प्रबंधन समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान परिवेश में शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर अनेक योजनाएं लागू कर रही है। क्षेत्र में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब कमान संभाली तो मैं सोचती हूँ हरियाणा पूरे भारत में एक मिसाल बना। सबसे पहले तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी प्रदेशों को कहा लागू करने के लिए, और बहुत सारे प्रदेश के लोगों ने अपने अफसरान को इसको स्टडी करने में भेजा। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हरियाणा में PM श्री स्कूलों की भी संख्या निरंतर बढ़ रही है। शिक्षा को और अधिक नए आयाम देने के लिए हम लोगों ने संस्कृति मॉडल स्कूल दिए, जो कि CBSE के बेस पर काम करते हैं, और इसके साथ हरियाणा बोर्ड भी साथ है। जींद के उचाना में आज जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने ट्रेलर दिखा दिया, विधानसभा चुनाव में पूरी पिक्चर दिखा देगी। उन्होंने कांग्रेस के अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह अपने 40 सालों का हिसाब उचाना की जनता को दे। हमने उचाना के विकास पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। बूथ लेवल जनसंपर्क अभियान गति से आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं उसी के साथ साथ पार्टी की आगामी गतिविधि भी और विधानसभा की तैयारी पुरजोर शोर पर आगे बढ़ रही है। और जहाँ मेरी विधानसभा है, जनसंपर्क अभियान उचाना विधानसभा के साथ ही खत्म नहीं। जनता ने ट्रेलर तो लोकसभा में दिखा दी और पूरी पिक्चर विधानसभा में दिखाने का सकता ईमानदारी से 1200 करोड़ से ज़्यादा उचाना के विकास के लिए लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बता दें उनके 40 साल के जीवन में उनने कितने लगाए।
भारतीय डाक विभाग ने 19 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर एक विशेष एवं सार्थक पहल की है। इसके तहत राखी को पहुंचाने के लिए अलग से वाटरप्रूफ लिफाफे बनाए गए हैं, जिन पर डाकघर का लोगो और राखी की आकृति बनी है। इन पर हैप्पी राखी लिखकर आकर्षक लुक दिया गया है। इन लिफाफों पर बारिश या पानी का असर नहीं पड़ेगा। जींद जिले के मुख्य डाकघर के डाकपाल संजीव कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के लिए भारतीय डाक विभाग ने बेहतर प्रबंध किए हैं। बहनों द्वारा भेजी गई राखी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे बनाए गए हैं। बहनों को ये लिफाफे लेने में किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए डाक विभाग ने अलग से काउंटर लगाए हैं और विभाग के कर्मियों को अवकाश के दिनों में भी कार्य कर राखी को सही समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय डाक विभाग में स्पेशल राखी एनवलप आए हुए हैं, जिसके अंदर राखी डाल के पब्लिक अपना राखी भेज सकती है, कोई भी बहन अपने भाई को, ताकि क्या है वो वाटरप्रूफ है, पानी में भीगेगी नहीं। और जो राखी एनवलप है उसको भारतीय डाक विभाग कोशिश करेगा कि राखी तक सभी बहनों की भाइयों के पास पहुंच सके। स्पेशल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो जैसे छुट्टी आती है बीच में, उस छुट्टी के दौरान भी हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उसकी डिलीवरी का प्रोविजन करेंगे। डाक विभाग की इस पहल का महिलाओं ने स्वागत किया है। सामान्य लिफाफे में भेजने से राखी खराब हो जाती थी, लेकिन इसके वाटरप्रूफ होने के कारण यह सुरक्षित पहुंच पाएगी। यह डाक विभाग की बहुत ही सार्थक और सराहनीय पहल है। डाक विभाग ने जो इस बार किया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। जो इन्होंने वाटरप्रूफ लिफाफे जो बनाए हैं राखियां पहुंचाने के लिए बहनों की जो है भाइयों तक, और इसमें क्या होता था, जो पहले भी इन्होंने ये कदम उठाया था, इसमें क्या है, ये राखियां जो है खराब हो जाती थी। तो अब वाटरप्रूफ लिफाफे जो बनाए हैं कि जो सेफ राखी जो है वो भाइयों तक पहुंच सके। ये बहुत अच्छी पहल की है डाक विभाग ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारी राखियां खराब भी हो सकती हैं, या फिर कई बार हम कोई ऐसी चीज भी भेजते हैं उसमें गिफ्ट वगैरह, तो वो भी खराब हो जाए। तो इससे बहनों का प्यार भाइयों तक अच्छे से सुरक्षित पहुंच सकता है, और ये रक्षाबंधन के लिए बहुत अच्छी पहल की गई है। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कल हिसार में हुई हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन के एक स्पोर्ट्स फिटनेस सेंटर के उद्घाटन अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर साइना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने खेल की शुरुआत हिसार से की थी। इस लैब की शुरुआत से खिलाड़ियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। हमारे खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। यही कारण है कि हर बड़े टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खेल दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में पहुंचे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए साइना ने कहा कि सभी खिलाड़ी अच्छी तैयारी से गए हैं और देश के लिए मेडल जीतकर ही लौटेंगे। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में अभी देश से जितने खिलाड़ी पहुंचे हैं उनमें सबसे अधिक हरियाणा राज्य से ही हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते मेरी इच्छा है कि पूरे देश से खिलाड़ी आगे आएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में भेज पाएं। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने की अपील की। I wish all the players here कि वो इस फैसिलिटी का यूज़ करें, एंड इन फ्यूचर आई जस्ट वांट कि और भी प्लेयर्स बने हमारी कंट्री से। हमारे में बहुत टैलेंट है, तो अभी के बच्चों को मैं यही बोल सकती हूँ कि काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, सपोर्ट है। आई जस्ट होप और कॉर्पोरेट साइड आगे आए और सपोर्ट करे। गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग, आई थिंक ट्रमेंडस सपोर्ट है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया है और भी काफ़ी प्लेयर्स हरियाणा से ही हैं। तो मैं चाहती हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कि ऐसे सिर्फ हरियाणा से ही बच्चे नहीं आए, पूरे कंट्री से ऐसे बच्चे आए कि हम 115 के 400 प्लेयर्स भेजे, 500 प्लेयर्स भेजे। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ जब से कि मैं चाहती हूँ कि हमारा कंट्री स्पोर्टिंग नेशन बने। हरियाणा में डेफिनेटली इतने स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है और पूरे कंट्री में ऐसा दिया जाए तो आई एम श्योर कि हम और भी बेटर कर सकते हैं। मोटर इंडिया के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट पुनीत आनंद ने बताया कि हरियाणा में हम 2022 से 5 जिलों में इन सेंटर्स के माध्यम से युवाओं को खेलों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ खिलाड़ियों को नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज जैसी अनेक सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। 2022 में हरियाणा राज्य में इस स्पोर्ट्स लैब की शुरुआत की थी और ये हमारा पहली तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट था, पर हमने देखा इस पायलट प्रोजेक्ट में हमको बड़ी सफलता मिली। 5 यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपनाया है, गांव में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और आज 2 सालों के बाद हमने अपना लेवल 2, इसको फेज़ 2 कहते हैं, जिसमें हमने फिटनेस सेंटर शुरू किया है। जो हमारा स्पोर्ट्स लैब फिटनेस सेंटर आज खुला है, ये यहाँ पर जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपने आप को सीरियसली अपनी प्रतिस्पर्धा को लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आएंगे। उनको हम
नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी, इन सब के बारे में उनकी चेक करेंगे, बॉडी को चेक करेंगे, किसी तरह के उनको इंग्रेडिएंट्स या प्रोटीन्स वगैरह चाहिए उसके बारे में उनको बताएंगे। वहाँ पर डॉक्टर है, नर्सिस है, तो एक तरह से एक पूरा मिला के 360 डिग्री जिसको कहते हैं फुल सर्कल ऑफ स्पोर्ट्स फिटनेस हम इसके थ्रू देंगे। फिटनेस लैब सेंटर से जुड़ने के बाद अनेक सुविधाएं मिली हैं। सेंटर की ओर से योगा की किट व अन्य सामान निःशुल्क दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स लैब से और रूट फाउंडेशन से बेसिकली जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर चीज़ को करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैं यहाँ से बेसिकली जुड़ी हूँ। मैं एक योगा प्लेयर हूँ, तो मुझे वही किट वगैरह मिली है, और इसे जैसे कि हमारे ब्लॉक वगैरह होते हैं योगा में, ब्लॉक्स, किट और कई बेनिफिट्स मिले हैं जो हमारे योगा में जो होते हैं। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर का दूसरा कांस्य पदक जीतने पर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में जश्न मनाया जा रहा है। मनु यहाँ पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन की छात्रा है। इनके साथ मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। इस दोहरी खुशी में कॉलेज प्रिंसिपल, स्टाफ और छात्र ढोल की थाप पर नाच गाकर जश्न मनाया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल रीता जैन ने बताया कि मनु कॉलेज के दिनों से ही मुश्किलों से लड़ना और चुनौतियों से जीतना जानती है। टोक्यो ओलंपिक में पिस्टल खराब होने से वह पदक जीतने से चूक गई थी, लेकिन हार से निराश न होकर वह फिर लड़ने को तैयार हुई और आज देश का परचम विश्व पटल पर लहरा दिया। ये हमारे लिए इतनी गौरवान्वित बात है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे देश का झंडा हमारे स्टूडेंट्स मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो आज लहराया है, हमें बहुत बहुत गर्व है अपने बच्चों पर। इन्होंने अपनी मेहनत से, और मेहनत भी बहुत की है, मनु भाकर ने तो बहुत मेहनत की और सरबजोत सिंह ने भी जो आज मेडल लिया, हम बहुत बहुत खुश हैं और हमें गर्व है, और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाली गेम्स में भी डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 के बच्चे भारत का झंडा हमेशा ऊंचा लहराते रहे। वहीं ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर सरबजोत सिंह को बधाई दी। बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी। और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। यस। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये भी आपकी डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी बस वो तो करके दिखा दिया। हाँ जी। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में मनु भाकर व सरबजोत ने कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस बार जो थोड़ी कमी रह गई है उसे अगली बार पूरी करेंगे। उन्होंने सरकार के साथ पीएम मोदी का भी बेहतर खेल योजनाओं के लिए आभार जताया। मेहनत बहुत की थी, एक मेडल का तो डेफिनेटली सोचा था, बट 2 होंगे इतना तो मतलब ड्रीम कम ट्रू आई वुड से। काफ़ी जो एफर्ट्स मेरी पूरी टीम के रहे हैं मेरे साथ, आई थिंक वो सब फल लाया है, और इतने सालों की मेहनत, 8.5 साल का मेरा करियर रहा है शूटिंग में, वो सारा फल लाया है। 2018 में खेलो इंडिया का पहला एडिशन हुआ था जिसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, वो भी रिकॉर्ड के साथ। सो वहाँ से ही मैं काफ़ी थोड़ी लाइमलाइट में आई थी। उसके बाद टॉप स्कोर ग्रुप में और बहुत सारे स्पॉन्सर्स, और जैसे OGQ के साथ मैं 2018 से हूँ, और फेडरेशन का हमेशा से सपोर्ट रहा है। सो आई वुड से कि इन सबको मिलाकर ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। वेर थैंक यू सो मच साई, खेलो इंडिया स्कीम एंड द टॉप स्कीम। अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ उसके बाद, और हो गया था कंफर्म कि ब्रॉन्ज मतलब जब उठा सुबह ऐसे ये वो कि मतलब फ्यूचर दिखता है कभी कभी ना, माइंड काफ़ी गलत चीज़ है वैसे, काफ़ी ज़्यादा ही नेक्स्ट आगे बहुत आगे चलता है ये, तो इसको बार बार प्रेजेंट में रखना वो सारा कुछ, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की स्कीम काफ़ी अच्छी है इस मामले में, और टॉप्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एंड सबसे ज़्यादा मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन थैंकफुल हूँ उनका, जो उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी स्कीम्स निकाली खेलो इंडिया, और उसके बाद फिर वो साई टॉप्स डेवलपमेंट कोर ग्रुप, वो सारा कुछ। उधर आज लोकसभा ने मनु भाकर व सरबजोत को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। 2024 को सुश्री मनु भाकर और सरबजीत
सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये ओलंपिक खेलों में भारत का दूसरा कांस्य पदक है। इसके साथ ही सुश्री भाकर एक ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। हमारे खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है, जिससे देश की सभी युवाओं और विशेष रूप से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह जी को हार्दिक बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। उधर हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर ग्रुप बी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए। यह भारतीय हॉकी का तीसरा मैच था। पहले मैच में टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था और दूसरे मैच में अर्जेंटीना से मुकाबला बराबरी पर रहा था। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भी अगले मुकाबले में पहुंच गए हैं। कल देर रात तक 1:22 पर हुए मुक्केबाजी के 54 किलो भार वर्ग के मुकाबले में भिवानी की प्रति पंवार को कोलंबिया की येनी ने 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 51 किलो वर्ग में भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल को राउंड 16 में जाम्बिया के खिलाड़ी ने 1-4 से हराकर बाहर कर दिया। महिला मुक्केबाज जैस्मिन भी 57 किलो भार वर्ग में हारकर बाहर हो गई हैं। गुलाबचंद कटारिया ने आज पंजाब के 30वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। पंजाब राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक का भी कामकाज देखेंगे। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल कटारिया ने कहा कि वे सरकार के साथ मिलकर जनता की सेवा करने के धर्म का पालन करेंगे। वे पंजाब के हर गांव, इलाके और सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि एक अच्छे जनसेवक की तरफ से ये पद जो होते हैं ये केवल डेकोरेशन नहीं होता है, ये पद होता है जनता की सेवा करने के काम होते हैं। मैंने अपने 40-45 साल की राजनीतिक क्षेत्र में सेवा ही अपना धर्म मान करके अपना काम किया। यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि कॉमन आदमी की समस्या का हल करने में मैं कितना सहायक हो सकता हूँ। मैं उनको सुनूंगा भी सही, कोई भी मेरे यहाँ आकर के अपनी बात कह सकता है। सरकार के साथ मेरा स्वभाव है कि मैं सबके साथ मिलकर काम करने का आदी रहा हूँ शुरू से ही। मैं सोचता हूँ कि हम चुनाव भले अलग अलग राजनीतिक पार्टी से लड़ते होंगे, लेकिन हमारा सबका उद्देश्य तो एक ही होता है, जनता की अच्छी प्रकार से सेवा करना। उस धर्म का पालन करने का प्रयास करूँगा। निश्चित जाएंगे, बॉर्डर पे भी जाएंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, केंद्र सरकार के कामों का और राज्य सरकार के कामों का रिव्यू भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार से शुरू होने वाले राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाले राज्यपालों का यह पहला सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता और फोकस क्षेत्रों का विकास शामिल है। प्रचार अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना का एक प्रौद्योगिकी गहन परियोजना है। देश में पहली बार परियोजना के तहत समुद्र के 30 मीटर नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 320 किलोमीटर की नींव का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई तरह से पहल हो रही है।
और जो पिलर है और जो वायाडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायाडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है, समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की, उसका काम भी चालू हो गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।